ये कहानी खुशबू और राधा नाम की दो बहनों की है। खुशबू बड़ी थी और राधा छोटी थी। अभी कुछ ही दिन पहले खुशबू और राधा जब स्कूल में थी तो उनके घर में आग लग गई थी, जिस कारण उनके माता पिता दोनों का ही देहांत हो गया। इस हादसे को चाहकर भी दोनों बहनें भुला नहीं पा रही थीं। ऐसे में उन्हें संभालने उस वक्त उनके चाचा जी आए थे। खुशबू दीदी, मम्मी और पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हमारा घर भी जल गया। माँ पिताजी की याद तो मुझे भी आती है राधा, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं और तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ न तेरे साथ। तभी उनकी बात सुनकर उनका चाचा कहता है, तुम दोनों रोना बंद करो मेरी बच्चियों। अभी तुम्हारे चाचा जी जिंदा हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। चाचा जी, लेकिन चाची जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। नहीं खुशबू बिटिया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी चाची को राजी होना पड़ेगा। आखिर तुम दोनों मेरे बड़े भाई की बेटी हो। मैं अपने भाई के बच्चों को इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन चाचा जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। चाची हमें पसंद नहीं करती है, फिर वो हमें अपने घर में कैसे रखेंगी? भावनाओं में बहकर तुम दोनों कोई गलत फैसला मत करो। तुम दोनों का अकेला रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कहकर जगमोहन अपनी दोनों भतीजियों को लेकर अपने घर आ जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाता है। तब उसकी पत्नी साधना दरवाजा खोलती है और वो अपने पति के साथ राधा और खुशबू को देखकर गुस्सा हो जाती है। आपको मैंने बार बार समझा कर भेजा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों लड़कियों के इस घर में लेकर मत आना, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आती है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो साधना? भैया भाभी के जाने के बाद इन दोनों का इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है। अब खुशबू और राधा हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। हाँ, मेरे घर तो धर्मशाला है, जो कोई भी जाकर आराम से यहाँ रह सकता है। आप तो कमाते ही इसलिए हैं ताकि समाज सेवा कर सके। इन दोनों मनुष्य लड़कियों की शक्ल मैं पूरा समय नहीं देख सकती। मेरे खर्चे तो आपसे उठते नहीं हैं। इन दोनों लड़कियों के खर्चे कहाँ से उठाओगे? चुप हो जाओ साधना। मेरे भैया मेरे पिता के समान थे। माता पिता के मरने के बाद उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा था। और भूलो मत, तुमसे शादी भी मेरी भैया ने ही करवाई थी। आज जब उनके बच्चों को मेरी जरूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? एहसान उतारने का ये बिल्कुल सही समय है। जगमोहन की बात सुनकर साधना गुस्सा होकर घर के अंदर चली जाती है। खुशबू और राधा को वो सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। इसलिए वो दोनों अपने चाचा के पीछे पीछे चुपचाप अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। अगले दिन जब जगमोहन काम पर चला जाता है तो साधना दोनों बच्चियों के पास आकर कहती है, सुनो लड़कियों, मेरे पति के कहने पर मैं तुम दोनों को यहाँ रखने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन तुम दोनों यहाँ फ्री फंड में नहीं रहोगी। यहाँ रहने के लिए तुम्हें शरीर तोड़ मेहनत करनी होगी। हम कुछ समझे नहीं चाची। तुम्हें समझाना तो मुझे बहुत अच्छे तरह से आता है। ऐसा कहकर साधना खुशबू को बेमतलब का एक चांटा मार देती है और कहती है, अब एक बार में तुझे सब समझ आ जाएगा। दोनों बहनें जाओ और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करो। यहाँ महारानी बनकर रहने नहीं आई हो। इस घर की एक ही महारानी है और वो मैं हूँ, समझी तुम दोनों? खुशबू रोते रोते साधना के साथ पूरे घर की सफाई करने लगती है। पूरे घर की साफ सफाई करते करते दोनों बहनों को शाम हो जाती है। सुबह से दोनों भूखी प्यासी काम कर रही थी। काम खत्म करके दोनों अपनी चाची के पास जाकर कहती हैं, चाची बहुत जोरों की भूख लग रही है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया है। हाँ ठीक है, किचन में खाना पड़ा है, जाकर खा लो और वहीं पर सो भी जाना। तुम्हें गेस्ट रूम में रखकर मैं अपना गेस्ट रूम खराब नहीं करना चाहती। रसोई में चटाई रखी है, वहीं बिछाकर दोनों बहनें सो जाना। खुशबू और राधा रसोई में जाती हैं और चुपचाप भरपेट खाना खाकर वहीं चटाई बिछाकर सो जाती हैं। रात को जब जगमोहन काम से घर लौटता है तो अपनी पत्नी से कहता है, साधना मैं बहुत थक गया हूँ, जरा मेरे लिए खाना लगा दो। जाकर खुशबू या राधा से खाना मांग लो। मैं भी आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोने दो। जगमोहन अपनी पत्नी को बिना कोई जवाब दिए किचन में आता है। वो देखता है कि उसकी दोनों भतीजियाँ किचन में सो रही हैं। उन्हें देखकर जगमोहन अपने मन में सोचता है, लगता है इन्हें अपने घर में लाकर मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। साधना ने बेचारी दोनों बच्चियों का एक ही दिन में क्या हाल कर दिया है। दोनों को सोने के लिए एक चादर तक नहीं दी। भैया भाभी, आप कहीं से भी अगर ये सब देख रहे हैं तो भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। जगमोहन अपनी दोनों भतीजियों के चेहरे की थकावट को देख पा रहा था। यही कारण था कि वो उन्हें नींद से नहीं जगाता।
इसलिए चुपचाप भूखे पेट ही जाकर कमरे में सो जाता है और अगली सुबह उठकर साधना से कहता है, साधना, मुझे ऑफिस के काम से 3 दिनों के लिए ट्रिप पर जाना है, तो तुम मेरा नाश्ता लगा दो। खुशबू, राधा, जल्दी से अपने चाचा जी को नाश्ता ला कर दो। साधना के कहने पर नन्ही सी राधा अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आती है और अपने चाचा जी को देकर वहाँ से चली जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा साधना, तुम इन दोनों बच्चियों के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब अगर यहाँ ये दोनों रहेंगी तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। अब आप ज्यादा सोचिए मत और नाश्ता करके जाइए। जब मेरे सामने तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो तो मेरे जाने के बाद तुम उन दोनों बच्चियों का क्या हाल करोगी? मैं देख रही हूँ, जब से वो दोनों लड़कियाँ इस घर में आई है, तुम हर समय मुझे डांटते रहती हो। अगर तुम्हें अपने भाई की बेटियों से इतना ही प्यार है तो ठीक है, मैं मायके चली जाऊंगी। तुम ही संभालो इन दोनों को। साधना गुस्सा होकर रोने लगती है। तब मोहन साधना को प्यार से चुप कराता है और ट्रिप के लिए चला जाता है। जगमोहन के जाते ही साधना अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछकर हंसने लगती है। तुम दोनों बहनों को इस घर से निकालने के इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उस दिन से साधना उन दोनों बच्चियों को बहुत परेशान करना शुरू कर देती है और हर बात पर उन्हें मारने लगती है, जिसकी वजह से दोनों बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं। एक दिन साधना दोनों को बाहर से मोमोज लाने के लिए कहती है। दोनों बहनें बाजार से अपनी चाची के लिए मोमोज ले आती हैं। साधना उन दोनों बहनों के आगे थाली में मोमोज परोसकर खाने लगती है। दरअसल वो दोनों बच्चियों को ललचा रही थी। भूखे होने के कारण दोनों बहनों का मोमोज खाने का बहुत मन करने लगता है। दीदी, मेरा भी मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी उतना ही मन कर रहा है राधा, लेकिन मोमोज ढेर सारे हैं। चाची इतना सारा मोमोज नहीं खा पाएंगी। जब उनके खाने के बाद बच जाएगा तो हम दोनों खा लेंगे। जब लास्ट में 4 मोमोज बचते हैं तो खुशबू चाची के पास जाकर कहती है, चाची बचे हुए मोमोज हमें दे दीजिए, हमारा बहुत मन कर रहा है खाने का। औकात देखिए तूने अपनी। तुम्हारी औकात मोमोज खाने की नहीं बल्कि बासी रोटी खाने की है। ऐसा कहकर साधना मोमोज को बगल में रखे डस्टबिन में फेंक देती है। राधा का बहुत मन कर रहा था, इसलिए वो डस्टबिन से उठाकर मोमोज खा लेती है। ऐसा करते हुए साधना उसे देख लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है और डंडा लेकर दोनों बहनों को पीटने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों घर से भाग जाती हैं और भागते भागते जंगल में एक नदी के पास आकर रुकती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? चाचा जी तो 2 दिन बाद आएंगे। अगर उससे पहले हम घर गए तो चाची हमें मार मार के हमारा भरता बना देगी। मैं भी यही सोच रही हूँ राधा। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। अब हम कहाँ जाएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाथ जोड़कर खुशबू भगवान से प्रार्थना करने लगती है। भगवान खुशबू की प्रार्थना सुन लेते हैं और वहाँ पर एक विशाल मोमोज का घर प्रकट करते हैं और उस विशाल मोमोज के घर से आवाज आने लगती है, बच्चियों, मैं एक विशाल मोमोज का घर हूँ। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे अंदर आकर रह सकती हो। तुम्हारे मांगने पर मेरे अंदर से बहुत सारे मोमोज निकलेंगे। वो मोमोज बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। उस विशाल मोमोज घर की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और उस घर के अंदर चली जाती हैं। वो घर अंदर से बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था और वहाँ पर ढेर सारे मोमोज रखे हुए थे। दोनों बहनें सबसे पहले भरपेट मोमोज खा लेती हैं और मोमोज को बेचने का अपना नया व्यापार शुरू करती हैं। जब साधना को इस बारे में पता चलता है तो वो मोमोज के घर को जलाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा मोमोज! इसको तो मैं जलाकर ही मानूंगी। ये जल जाएगा तो दोनों बहनें बेघर हो जाएंगी। साधना जैसे ही विशाल मोमोज के घर को जलाने की कोशिश करती है, मोमोज अपने अंदर से लाल मिर्च वाली चटनी फेंकता है, जिसकी वजह से साधना को बहुत जलन होने लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जब ये सब खुशबू और राधा देखती हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका बदला पूरा हो गया हो। देखो दीदी, चाची कैसे भाग रही है। एक वक्त था जब इन्होंने डस्टबिन में पड़े हुए मोमोज के लिए हमें कितना मारा था। अच्छा हुआ इनके साथ। दीदी, इस विशाल मोमोज घर ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए इसकी मदद से हमें लोगों की भी मदद करनी चाहिए। हाँ, राधा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। उसके बाद दोनों बहनें मोमोज का व्यापार चलाकर अपना जीवन यापन करने लगती हैं।
और गरीब लोगों को अपने मोमोज मुफ्त में बांट देती हैं। दोनों के चाचा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और इधर दोनों बहनें भी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम के राज्य में सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उसी राज्य में एक सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। सिंड्रेला की माँ के मर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसी वजह से सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ और बहन के साथ रहना पड़ता था। सिंड्रेला के पापा जब भी काम पर चले जाते थे तब उसकी सौतेली माँ अनामिका उससे बहुत काम करवाती थी। अनामिका बस अपनी बेटी रिंकी को ही प्यार करती थी। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गई। सिंड्रेला ने तो बचपन से ही बस घर का काम किया था और अभी भी उसे घर का काम ही करना पड़ता था। लेकिन रिंकी ने अपना एक पार्लर खोल लिया था जिसमें रिंकी लोगों का मेकअप किया करती थी। थोड़े समय में ही रिंकी के पास ग्राहक आने लगे। अब उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। लेकिन सिंड्रेला तो पूरे दिन घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। अनामिका उससे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाती थी। एक दिन की बात है, रिंकी अपने लिए बहुत सुंदर मेकअप खरीद कर लाती है और अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ देखो ना, मैंने ये मेकअप खरीदा है, बहुत महंगा है, बताओ जरा कैसा है। अरे वाह, ये तो कोई महंगे ब्रांड का मेकअप लग रहा है। वहीं पर सिंड्रेला भी झाड़ू लगा रही थी। उसे भी मेकअप किट बहुत अच्छा लगता है। वो रिंकी से कहती है, रिंकी तुम्हारे पास तो बहुत सारे मेकअप किट है ना, एक मुझे भी दे दो, मेरा भी मन करता है मेकअप लगाने का। सिंड्रेला की ये बात सुनते ही रिंकी को गुस्सा आ जाता है। तभी अनामिका कहती है, तू यहाँ काम कर रही है या हम दोनों की बातें सुन रही है? मेरी बेटी तेरी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती, समझी? अपना कमाती है, उसी से अपना सामान खरीदती है, तेरी तरह दूसरों के भरोसे नहीं पड़ी रहती। लेकिन माँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर कमाऊँ, पर आप ही मुझे जाने नहीं देती हूँ। आप तो मुझे रिंकी के पार्लर तक भी नहीं जाने देती हूँ। चुप कर, मेरे से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जो काम कर रही है चुपचाप कर, फालतू बकवास मत कर, और आइंदा से हम दोनों माँ बेटी के बीच की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। अनामिका और रिंकी कभी सिंड्रेला को पार्लर में नहीं जाने देते थे। सिंड्रेला को भी बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। उसका भी पार्लर जाकर लोगों का मेकअप करने का बहुत मन रहता था, परंतु वो अपनी सौतेली माँ की इजाजत के बगैर कैसे जा सकती थी। वो बेचारी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना एक पार्लर खोलूं और लोगों का बहुत सुंदर सुंदर मेकअप करूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। पता नहीं रिंकी और माँ मुझसे क्यों नफरत करती हैं। मैं तो इनकी सारी बात मानती हूँ। पिताजी को तो काम से ही फुर्सत नहीं है, वो भला मुझ पर क्या ही ध्यान देंगे। ऐसा सोचते सोचते सिंड्रेला की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका वहाँ आती है और जोर से चिल्लाने लगती है, घर में सारे काम पड़े हैं और ये महारानी खराटे ले रही है। और जल्दी, मुझे और मेरी बेटी को भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना। आजकल मैंने डांटना क्या कम कर दिया, तू तो मेरे सर चढ़ने लगी। सिंड्रेला फटाफट उठती है और काम में लग जाती है। आज सफाई करते करते अनामिका का मन करता है कि वो अपनी माँ की अलमारी खोलकर देखे। वो मन ही मन सोचती है, आज तक कभी किसी ने माँ की अलमारी नहीं खोली। मुझे मेरी असली माँ का चेहरा तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन आज मैं उनका सामान देखती हूँ। ऐसा सोचकर सिंड्रेला अलमारी खोलकर देखने लगती है। अंदर उसके बचपन की कुछ फोटो और उसकी माँ के पुराने कपड़े थे। इन सब के बीच एक चीज चमक रही थी। सिंड्रेला उसे फट से उठा लेती है। अरे वाह, ये तो मेकअप किट है और वो भी इतना सुंदर। ये दिखने में तो पुराने जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तभी मेकअप किट से आवाज आती है, सिंड्रेला, मुझे कोई साधारण मेकअप किट मत समझना, मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ। तुम्हारी माँ मेरा इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद आज तक मुझे किसी ने यहाँ से निकाला ही नहीं था, पर आज तुमने मुझे यहाँ से निकाला, इसलिए आज से मैं तुम्हारी गुलाम हो गई।
तुम्हें मुझसे जो भी चीज चाहिए होगी तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। सिंड्रेला ये सब सुन बहुत खुश होती है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, अगर ये सच है तो जल्दी जल्दी पूरे घर का काम कर दो और बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बना दो। उसके ऐसा कहते ही सिंड्रेला के पूरे घर का काम हो जाता है और किचन से बहुत स्वादिष्ट भोजन की खुशबू भी आने लगती है। सिंड्रेला दौड़कर किचन में जाती है तो वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना हुआ रखा था। वो तुरंत अपनी बहन और माँ के लिए खाना परोस देती है। खाना इतनी जल्दी बना हुआ देख अनामिका कहती है, क्या बात है, डांट सुनने के बाद तेरे अंदर फुर्ती आ गई क्या? तूने तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया और घर भी सारा साफ लग रहा है। सिंड्रेला कुछ नहीं कहती है और मुस्कुराकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। काफी दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। एक दिन सिंड्रेला की सुबह 6 बजे आँख खुलती है। फिर वो सोचती है, अरे अभी तो 6 ही बजे हैं, दोबारा सो जाती हूँ। वैसे भी घर का काम कौन सा मुझे करना है। ऐसा सोचकर सिंड्रेला फिर से सो जाती है। अब 10 बज जाते हैं लेकिन उसकी आँख नहीं खुलती। दूसरी तरफ जब रिंकी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो वो देखती है कि सिंड्रेला तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी। ये सब देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, तुम्हें उस लड़की को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे पार्लर जाने का समय हो गया है लेकिन अभी तक उसने ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं भूखे पार्लर जाऊँ? अनामिका को रिंकी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सिंड्रेला के कमरे में जाती है और एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल देती है। सिंड्रेला एकदम से उठती है और अपनी माँ और बहन को देखकर थोड़ी डर जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अनामिका सिंड्रेला के बाल पकड़कर उसे किचन में लेकर जाती है और कहती है, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, फटाफट मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना। अनामिका के सामने सिंड्रेला मेकअप किट से जादू नहीं करवा सकती थी, इसलिए वो खुद ही जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। जल्दीबाजी में उसके हाथ से बनी बनाई चाय गिर जाती है और वो अनामिका के पैरों पर लग जाती है। अनामिका के पैर जल जाते हैं। बदतमीज लड़की, तूने ये जानबूझकर किया है ना? क्योंकि मैंने तुझे डांटा, तेरा बहुत हो गया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात तेरे बाप की, तो मेरे आगे वैसे भी उसकी जुबान नहीं खुलती। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ, आप ही क्या बोल रही हो? आप लोगों के अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन अनामिका सिंड्रेला की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। सिंड्रेला पूरे दिन घर के आसपास भटकती रहती है। पता नहीं माँ ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। अरे हाँ, मुझे चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास तो जादुई मेकअप किट है, लेकिन वो तो मेरे कमरे में है। मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ? सिंड्रेला बहुत हिम्मत करके दरवाजा खटखटाती है। तू दोबारा आ गई? मैंने कहा था ना दोबारा मत आना। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी माँ, बस मुझे अपनी माँ की फोटो चाहिए। अनामिका सिंड्रेला की ये बात सुनकर उसकी माँ का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देती है। सिंड्रेला सारा सामान उठा लेती है, उसी में जादुई मेकअप किट भी थी। सिंड्रेला उसे लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और कहती है, जादुई मेकअप किट, तुम मेरे लिए यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दो जिसमें मैं अपना सर छुपा सकूं। तभी वहाँ पर एक छोटा और प्यारा सा घर प्रकट हो जाता है। सिंड्रेला जब उसके अंदर जाती है तो वो जादुई मेकअप किट से अपनी जरूरतों की सारी चीजें मांग लेती है। वो कुछ दिनों तक अपना गुजारा मेकअप किट के भरोसे करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना एक शानदार सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उसे जादुई मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने लगती है। उस मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने पर मेकअप बहुत ही सुंदर होता था, इसलिए उसके पार्लर में बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और इसी तरह वो बहुत पैसा कमाने लगती है और देखते ही देखते उस राज्य की सबसे अमीर लड़की बन जाती है। जब इस बात का पता उसके सौतेली माँ और बहन को लगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। माँ, पार्लर तो मेरा भी है और मैं भी लोगों का इतना अच्छा मेकअप करती हूँ, लेकिन इतने कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की उस सिंड्रेला को कैसे मिल सकती है? तुम सही कह रही हो बेटी, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
वो दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक काला साया प्रकट होता है और उसमें से किसी औरत की आवाज आती है, मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है। कौन है यहाँ? मैं सिंड्रेला की असली माँ हूँ और तेरी सौतन। आज तक तूने मेरी बेटी को बहुत सताया और मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। अब मेरी बेटी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। अगर अब तुमने उसके जीवन में कोई भी बाधा डालने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, हम दोनों माँ बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वो काला साया अनामिका और रिंकी को बिना कोई कष्ट पहुँचाए वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब अनामिका और रिंकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिंड्रेला की तरफ आंख उठाकर भी देखे। कुछ दिनों बाद सिंड्रेला के पिता को सारी सच्चाई पता चली तो वो भी अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे और दोनों बाप बेटी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे।